नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और आज अपने मिलकर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फसलों में भंडारण के प्रमुख कीट, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज। इस पूरे चैप्टर को अपने एक वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। एक बात करनी थी आपसे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें बताइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पढ़ता है, जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, जी जान से की है, उसके लिए पढ़ा गया एक एक कतरा इम्पोर्टेंट है। और वो लोग जिन्होंने पूरे सेशन में कभी किताब उठाकर नहीं देखी, कभी किताब के दर्शन नहीं किए, वो एन मौके पे पेपर से जस्ट एक रात पहले सोचते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जुगाड़ मिल जाए अपने को, कुछ 4-5 क्वेश्चंस अपने को मिल जाएं और अपना पास होने का रास्ता है वो निकल आए। तो उन जुगाड़ू लोगों के लिए वन चैप्टर इन वन शॉट मैंने तैयार किया है और अपने बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पास करवा सकते हैं और जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल, एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपने कीटों का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है, सभी कीटों को, जितने भी दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हैं, उनको वर्ग, क्लास, इंसेक्टा में रखा गया है और उनका जो संघ है, फाइलम है, वो है ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस आपको याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस कायांतरण क्या है? किसी भी कीड़े मकोड़े का जो लाइफ साइकिल है, पूरी ज़िंदगी है, उसे ही अपने कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, अपूर्ण और पूर्ण, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें 4 स्टेजेस आती हैं। अडल्ट, वयस्क जिसको कहते हैं, उसके बाद अंडा, एग, उसके बाद लार्वा और उसके बाद प्यूपा स्टेज। तो इस तरह से ये चारों स्टेजेस किसी कीड़े मकोड़े की लाइफ साइकिल में आते हैं तो अपने कहेंगे वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, पूर्ण कायांतरण है। और अगर ऐसा ना हो, ये चारों स्टेजेस ना आए, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पूर्ण और अपूर्ण कायांतरण दोनों दे रखे हैं। जब किसी कीड़े मकोड़े की लाइफ साइकिल में इन चारों स्टेजेस में से कोई एक स्टेज मिसिंग हो तो इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को, कायांतरण को कहते हैं अपूर्ण कायांतरण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। जैसे ड्रैगन फ्लाई दे रखा है यहाँ पर, प्रोड है, अडल्ट जिसको बोलते हैं, फिर अंडा, अंडे से डायरेक्ट निकल रहे हैं अर्भक, निम्फ, और निम्फ के बाद वो डायरेक्टली प्रोड में चला गया, अडल्ट बन गया उससे। तो इसमें लार्वा और प्यूपा स्टेज नहीं आई है। ठीक है, तो ये एक अपूर्ण है, वो पूर्ण कायांतरण है। उसके बाद आपको क्या याद करना है? क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्लासिफिकेशन में आपको आर्थिक आधार पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, कौन सा लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है। जो लाभदायक है, बेनिफिशियल, आप सबको मालूम है, जैसे मधुमक्खी है, रेशम कीट लिख रखा है। लेडी बर्ड बीटल आपको याद रखना है, ये एफिड को खा जाता है, मोइला को खा जाता है, तो अपने लिए फायदेमंद है। क्राइसोपर्ला कॉर्निया, ये एफिड लोइन को बोलते हैं, ये भी एफिड को खा जाता है। लाख का कीट, ये सब क्या लाभदायक है। हानिकारक कीट इस पूरे चैप्टर में 10 पढ़ने वाले हैं, कोई भी नाम लिख कर आ सकते हैं आप। फिर आपको याद करना है बेस्ड ऑन साइंस, साइंटिफिक तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ वर्ग दे रखे हैं, इन वर्ग को आपने गण ही माने, ऑर्डर बोलते हैं इनको। ये जो वर्ग दे रखे हैं बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये गण है, ऑर्डर है। तो इनको ऑर्डर के तरीके से आपको याद करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? ऑर्थ्रोप्टेरा है, आगे पढ़ेंगे अपने। आइसोप्टेरा में दीमक रखा गया है। हेमिप्टेरा के अंदर आपको मोइला या एफिड देखने को मिलता है, मतकुण भी हो सकता है जिसको अपने जैसिड बोलते हैं। लेपिडोप्टेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो लेपिडोप्टेरा और एक कोलियोप्टेरा, 30 नंबर पे डाल रखा है इसको। तो लेपिडोप्टेरा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनकी अडल्ट स्टेज में या तो तितली बनेगा या तितली की तरह दिखने वाला मोथ बनता है, शलभ बनता है। और कोलियोप्टेरा में उन इंसेक्ट्स को रखा गया है जिनकी अडल्ट स्टेज में बीटल बनता है, भृंग बनता है। तो ये याद रखना आपको। फिर सबसे पहला इंसेक्ट है कातरा। जितने भी 10 इंसेक्ट्स इसमें दे रखे हैं उन सब का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। और क्लासिफिकेशन में 3 बातें पूछी जाती है, एक तो साइंटिफिक नेम, एक ऑर्डर और एक फैमिली। तो यहाँ कातरा रेड हेरी कैटरपिलर का जो साइंटिफिक नेम है वो है एमसेक्टा मूरी। गण, ऑर्डर जो इसका है वो लेपिडोप्टेरा है और कुल फैमिली है आर्क्टिडी।
कुल या फैमिली की निशानी क्या है? लास्ट में सफिक्स लगता है ई, जैसे आर्कटिडी, और जो गण या ऑर्डर होते हैं उसके लास्ट में लगता है प्टेरा। मोस्टली, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है, तो ये याद रखना आपको। उसके बाद ये खरीफ क्रॉप इंसेक्ट है। फिर ये पत्तों को खाता है, या जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं एक छोटे पौधे के, उनको खा जाते हैं। लाइफ साइकिल में आपको क्या याद रखना है? अंडे कहाँ देते हैं? अपने बोलेंगे अंडे पत्तों की निचली सतह पर ग्रुप के अंदर देते हैं। अंडों का रंग कैसा होता है? पोस्त जैसे होते हैं, ओपियम सीड्स जैसे होते हैं, अफीम के बीजों की तरह, जैसे इनको अपने खसखस के बीज बोलते हैं, उनकी तरह दिखाई देते हैं, हल्के पीले। और अपने पूरे लाइफ साइकिल में वो कितने अंडे दे सकता है? कहा 1500। इसका लाइफ साइकिल 26 से 41 दिनों का होता है, और एक साल में एक ही पीढ़ी तैयार होती है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट दे रखा है। शस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट में लाइट ट्रैप कहीं पर भी टिका कर आ सकते हैं, तुक्का लग सकता है, लाइट ट्रैप है, और एक है अपना फेरोमोन ट्रैप्स। ये दो अपने लिख कर आ सकते हैं। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे? ग्रीष्मकालीन गहन जुताई करेंगे, डीप समर प्लफिंग करेंगे, गर्मियों के दिनों में खाली खेत में हल चला देंगे, जिससे क्या होगा, जो इस कातरा की प्यूपा स्टेज है वो ज़मीन के अंदर चलती है, और तकरीबन चलती है 9 महीने के आसपास, तो छुपा बैठा रहता है मिट्टी के अंदर। तो खाली खेत में हल चलाने से वो बाहर निकल आएगा, उसको कोई चील कौवा खा जाएगा। और दूसरा अपने क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोग्रामा, और दूसरा है टेलिनोमस। ये दो बर होते हैं, ततैये हैं, इनको अपने पाल सकते हैं। इनको परजीव्याप बोलेंगे, यहाँ पर पैरास्टोइड बोलेंगे। पैरास्टोइड या परजीव्याप वो होते हैं जो पैरासाइट ओवर द पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट ओवर द पैरासाइट का मतलब क्या है? कोई पैरासाइट है, अपनी फसलों पे कोई कीड़ा मकोड़ा वो नुकसान कर रहा है, वो पैरासाइट है, और उस कीड़े मकोड़े को खाने के लिए दूसरा कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, तो दूसरा जो कीड़ा मकोड़ा है वो परजीव्याप है। यहाँ पर दो परजीव्याप पैरास्टोइड अपने पाल सकते हैं, ट्राइकोग्रामा और टेलिनोमस, ये दोनों खा जाते हैं कातरा को। उसके बाद केमिकल मैनेजमेंट है। जो जुगाड़ू लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ इंसेक्टिसाइड्स के नाम याद कर लो, जैसे क्लोरपाइरिफॉस, मेलाथियान है, पैराथियान है, या क्यूनेलफॉस है। ये हर जगह आप टिका कर आ सकते हो अगर आपको कुछ याद नहीं रहता हो, आपने मेहनत ना की हो तो। उसके बाद है वाइट ग्रब। वाइट ग्रब में भी यही, साइंटिफिक नेम क्या है? होलोट्रिकिया कॉन्सैंग्विनिया। गण इसका कोलियोप्टेरा है, क्योंकि जो अडल्ट स्टेज है वहाँ पर बीटल देखने को मिलता है। कुल इसका फैमिली है मेलोन्थिडी। इसके कॉमन नेम आपको याद कर लेने हैं। ये मे बीटल है, जून बीटल है, कॉकचैफर बीटल भी बोलते हैं इसको, इसको डंग बीटल भी बोलते हैं, गोबर की गोलियां बनाता है, गोबर का कीड़ा भी बोलते हैं इसको, और ये भी खरीफ क्रॉप इंसेक्ट है। इसका सिग्निफिकेंस, लक्षण आपको याद रख लेने हैं। जो सी लेटर होता है अंग्रेजी का, उसकी तरह इसकी शेप होती, काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये 3 स्टेजेस आती हैं इस लार्वा के अंदर, 3 स्टेजेस अपने को देखने को मिलती है। जो थर्ड स्टेज होती है वो हार्मफुल होती है, और रूट को खा जाता है, याद रखना आप। एक चीज़ और याद करनी है, ये उन फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, और जिनमें झकड़ा जड़ पाई जाती है, रेशेदार मूल पाई जाती है, उनको वो कम नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मूंगफली व मिर्च में बाजरे व ज्वार की अपेक्षा अधिक नुकसान होता है, क्योंकि मूंगफली और मिर्च के अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि बाजरा और ज्वार है उनके अंदर झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। फिर लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में आपको क्या याद रख लेना है? इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो 129 से 150 दिनों का होता है, और एक साल में एक ही जनरेशन तैयार होती है। फिर मैनेजमेंट आ गया। मैनेजमेंट में दो ही है, एक तो कल्चरल है, और कल्चरल में वही चीज़ें टिका कर आनी है, लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप। और जो केमिकल मैनेजमेंट है उसमें कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्यूनेलफॉस, क्लोरपाइरिफॉस,
और मोनोक्रोटोफोस है। तो ये सब अपने याद रख सकते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, जैसे क्लोरपाइरीफोस है, क्यूनेलफोस है, इनको तो रट ही लो। अगला है टिड्डा या फड़का। साइंटिफिक नेम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ऑर्डर है इसका ऑर्थ्रोप्टेरा, और जो फैमिली है वो एक्रिडिडी है। देखिए याद क्या रखना है, जो फड़का है या जिसको अपने ग्रास ऊपर बोलते हैं, उसकी ओवरऑल पूरी दुनिया भर में 5,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से 9 जो हैं वो बदल जाते हैं टिड्डों में, लोकस्ट में, और वही नुकसान करते हैं। और भारत में उन 9 में से 3 टिड्डे पाए जाते हैं। और 3 टिड्डों के नाम, रेगिस्तानी टिड्डी जिसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, डेजर्ट लोकस्ट है ये। माइग्रेटरी लोकस्ट जिसको प्रवासनी टिड्डी बोलते हैं, उसका नाम है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। और फिर बम्बैया टिड्डी, बॉम्बे लोकस्ट, इसका नाम है पतंगा संसिंक्टा। ये याद रख लेना है। फिर आपको फेज थ्योरी याद रखनी है। इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज आती हैं। इस टिड्डे के लाइफ साइकिल में 2 फेजेज आती हैं, ये 2 बार अपने रूप बदलता है। एक तो सोलिटरी फेज है, दूसरा है ग्रिगेरियस फेज। सोलिटरी फेज है वो हानिकारक नहीं होती, ग्रिगेरियस फेज है वो काफ़ी हार्मफुल होती है। नंबर है ग्रुप के अंदर मेंबर का वो बढ़ जाता है और ये नुकसान करना शुरू कर देते हैं। ये भी खरीफ क्रॉप इंसेक्ट है। लाइफ साइकिल में ये अपने अंडे कहाँ देता है, ये बालू रेत के अंदर देता है, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में, और 50 से 150 तक के समूह में अंडे दिए जा सकते हैं। और एक मादा 500 तक अंडे दे सकती है। अंडों का जो कलर है, शेप है, वो चावल जैसे होते हैं। 7 से 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। और टिड्डा जो है वो 1 साल में 2 बार अंडे दे सकता है, यानी 1 साल में 2 इसकी जनरेशन तैयार हो सकती है। फिर मैनेजमेंट है, इसमें फ्लेम थ्रोअर है, एक गन आती है जिसमें से आग निकलती है, उससे इसको जलाकर भस्म कर सकते हैं। दूसरा नीम की निम्बोली है या तेल है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। ट्रॉक्स प्रोसीरस भृंग है, बीटल है, वो खा जाता है अपने लोकस्ट को, अपने टिड्डे को। तो ट्रॉक्स प्रोसीरस भृंग बीटल आपको याद रख लेना है। बेसिलस थुरिनजेनेसिस है, ये वो बैक्टीरिया है जिसमें से क्राइजिन निकाल कर अपने कॉटन में डालते हैं और बीटी कॉटन तैयार किया अपनों ने। ये बैक्टीरिया भी खा जाता है टिड्डे को, मतलब उसमें बीमारी करके उसको मार डालता है। फिर मैना, और एक स्टार्लिंग बर्ड होता है, तिलिर पक्षी, ये भी खा सकते हैं किसको, टिड्डे को। जो इंडियन मैना होती है वो लाल टिड्डे को खाकर ख़त्म कर सकती है। केमिकल मैनेजमेंट में लिंडेन पाउडर डाल देंगे, नाली खोद देंगे खेत के चारों तरफ और उसमें 2% लिंडेन पाउडर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जो निम्फ आता है, कि उसमें लार्वा तो बनता नहीं, निम्फ आता है जिसमें पंख नहीं होते, वो फुदक फुदक के आएगा और इस नाली में गिरेगा, लिंडेन पाउडर से मर जाएगा। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अपने पास जो फोडर होता है, चारा है, तूड़ी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सोडियम फ्लोरोसिलिकेट या पेरिस्क्रीन जो इंसेक्टिसाइड है वो मिलाकर खेत की उस जगह रख देंगे जहाँ पर टिड्डे आते हैं। अगला है चने का फली छेदक ग्राम पोर्ट बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा, क्योंकि अडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला मोथ बनता है। कुल इसका कौन सा है, नॉक्ट्यूडी है। इसको अमेरिका वाले कॉटन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं क्योंकि वो कॉटन में नुकसान करता है अमेरिका में। चने से याद आया, ये रबी क्रॉप इंसेक्ट है। 3 अपनों ने कर लिए खरीफ क्रॉप इंसेक्ट, और 3 ही अपने करेंगे रबी क्रॉप इंसेक्ट। और इसमें याद रखने आपको कि चना, मटर, कपास, अरहर, मक्का, ज्वार, सूर्यमुखी, भिंडी, टमाटर और तंबाकू, इन सबको ये नुकसान पहुंचाता है। टमाटर के अंदर घुसकर ये उसका फ्लश खा जाता है। इसका लाइफ साइकिल दे रखा है यहाँ पर, 500 से 1000 तक अंडे दे सकते हैं। और इसके बाद मिट्टी के अंदर इसकी प्यूपा स्टेज चलती है 8 से 15 दिन तक। इसका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है वो दिया हुआ नहीं है, ना ये दिया हुआ कि कितने जनरेशन तैयार होगी, तो अपने को याद नहीं करना। फिर है मैनेजमेंट, शस्य प्रबंधन में वही चीज़, ग्रीष्मकालीन गहन जुताई कर देंगे। अंदर जो प्यूपा स्टेज छुपी बैठी रहती है मिट्टी के अंदर, वो बाहर निकल आएगी, चिलकौवे उसको खा जाएंगे। ठीक ऐसे ही अपने लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर सकते हैं।
याद रखने वाली चीज़ क्या है, जब टमाटर की खेती करेंगे तो टमाटर में भी नुकसान करता है, अभी अपन ने पढ़ा, ये टमाटर के अंदर घुसकर उसका फ्लश खा जाता है। तो अपने को जब 14 कतारें अपने लगाएंगे टमाटर की, तो इनके बीच में एक कतार अफ्रीकन गेंदे की भी लगा देंगे। अफ्रीकन गेंदा है वो अट्रैक्ट करेगा ग्राम पोर्ट बोरर को, और वो अंडे भी उसी के ऊपर देगा, और अपनी क्रॉप है वो बच जाएगी। तो ये याद रखना है। केमिकल मैनेजमेंट में वही मेलाथियान या क्यूनेलफोस आप याद कर सकते हैं। अगला है गेहूं का तना छेदक, वीट स्टेम बोरर। साइंटिफिक नेम सिसैमिया इन्फेरेंस है। गण लेपिडोप्टेरा है। अडल्ट स्टेज के अंदर वही मोथ बनता है, शलभ बनता है, तितली की तरह दिखने वाला। कुल नॉक्ट्यूडी है। ये भी क्या है, रबी क्रॉप इंसेक्ट है, क्योंकि गेहूं के अंदर आ रहा है। याद क्या रखना है, धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना, रागी, इन सबको नुकसान पहुंचाता है। मृत गो अब आपको रट लेना है, भेजे में घुसा लेना है। डेड हार्ट जिसको बोलते हैं, पौधे के तने में घुस जाता है ये। इसका लार्वा जो है वो पौधे के तने में घुसकर उसको खोखला कर डालता है, जिससे जो मेन बड होती है, एपिकल बड, वो सूख जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा अंदर से मर जाता है। पौधे की इस स्टेज को, इस हालत को अपने कहते हैं डेड हार्ट, मृत गो। अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, अपने पूरे जीवन काल में ये 400 तक अंडे दे सकती है। और तने के अंदर इसकी कोशावस्था, प्यूपा स्टेज तने के अंदर ही बनती है, क्योंकि इसका लार्वा भी तने को ही डैमेज कोज करता है, वहीं पड़े पड़े सो जाता है और वो प्यूपा स्टेज में बदल जाता है। फिर इसमें दे रखा है कि गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियां तैयार हो सकती है 1 साल में। मैनेजमेंट आ गया है, क्रॉप रोटेशन यूज़ करना चाहिए, क्रॉप साइकिल यूज़ करना चाहिए। मक्का और ज्वार के बाद गेहूं नहीं बोएंगे अपने, वरना इसका प्रकोप, इसकी स्वेरिटी देखने को मिल सकती है। डेड हार्ट जो पौधे होते हैं, जो अभी मैंने बताया, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, उनको अपने उखाड़ के फेंक देंगे। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। ब्रेकॉन क्लोनिस और ब्रेकॉन जेलिक, ये दो क्या बर हैं, ये दो ततैये हैं, वेस्प है। इनको अपने यूज़ करेंगे, पालेंगे इनको, इनका कल्चर करेंगे, और उसके बाद ये खा जाते हैं अपने वीट स्टेम बोरर को, ब्रेकॉन क्लोनिस और ब्रेकॉन जेली की। केमिकल मैनेजमेंट वही क्लोरपाइरीफॉस और क्यूनेलफॉस, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगला है मेथी एवं सरसों का मोइला, फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड, जिसको महू कीट भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका लिपेफिस एरिसाइमी है। इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, और इसका कुल जो है वो है एफिडिडी। सिम्टम्स में क्या दे रखा है, इनमें वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो इनका उदर होता है, एब्डोमिनल पोर्शन होता है, उसके अंदर हर सेगमेंट में मोम ग्रंथियां, वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और जो इनका लास्ट सेगमेंट है उदर का, एब्डोमेन का, वहाँ से मधु निकलता है, शहद निकलता है। उसके लालच में वहाँ ब्लैक फंगस आ जाता है, और जब ये एफिड नुकसान करता है अपने मस्टर्ड को, तो उसके साथ साथ वो ब्लैक फंगस भी मस्टर्ड के ऊपर लग जाता है। लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी 2 स्पीसीज़ होती है, एक तो मैदानी क्षेत्र में मिलती है और एक अपने पहाड़ी इलाके में मिलती है। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कीट है वो अंडे नहीं देती, ये जो मादा कीट है वो अंडे नहीं देती, और सीधे क्या होते हैं, अडल्ट और शिशु, ये दो ही प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। अडल्ट और उसके बाद निम्फ, जिसको अर्भक भी कह सकते हैं। ये दो ही स्टेज अपने को मैदानी क्षेत्र की जो स्पीसीज़ है एफिड की, उसमें देखने को मिलती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो स्पीसीज़ पाई जाती है, उसमें 3 स्टेज पाई जाती है। अडल्ट है, उसके बाद अंडा है, उसके बाद निम्फ है। ओवोविवी पैरिटी दे रखा है, अंड जरायुजता, और एक दे रखा है पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इसका मतलब ये है कि बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें से नई प्रोजेनी तैयार हो जाती है, नई संतान बन जाती है, नया एफिड तैयार हो जाता है। और ओवोवी पैरिटी का मतलब है कि ये अंडे दे सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। फिर मैनेजमेंट आता है। सबसे पहला दे रखा है कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट में अपने कर सकते हैं अर्ली सोइंग ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की अगेती बुआई कर सकते हैं, 1 महीने पहले लगा सकते हैं मस्टर्ड को। होगा क्या इससे
कि जब तक एफिड आएगा हमला करने के लिए तब तक अपने प्लांट बड़े हो चुके होंगे और जितना वो नुकसान कर सकते हैं वो उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। और कल्चरल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि दो अपने पास रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, एक है AGH1 और दूसरा है Type 101। ये बो सकते हैं। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लेडी बर्ड बिटल ये पहले भी आया था, और एफिड लॉइन जिसको अपने क्राइसोपर्ला कॉर्निया कहते हैं, इन दोनों को अपने पाल सकते हैं। ये दोनों ही क्या है, पैरासिटोइड हैं, प्राकृतिक शत्रु हैं। ये नेचुरल एनिमीज हैं जो एफिड को खाकर खत्म कर सकते हैं, लेडी बर्ड बिटल और एफिड लॉइन। केमिकल मैनेजमेंट में वही मेलाथियान, क्यूनेलफोस है, डाइमिथोएट थायोमिथोक्सम, एसीफेट, ये सब यूज कर सकते हैं। टर्माइट दीमक, साइंटिफिक नेम क्या है, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, गण ऑर्डर इसका आइसोप्टेरा और कुल है टर्माइटिडी या टर्मिटिडी। इसको दुनिया भर में वाइट एंट के नाम से जानते हैं क्योंकि दिखने में ये चींटियों की तरह दिखाई देते हैं, बस इनका कलर वाइट होता है। इसको अंडे देने वाली मशीन भी कहा गया है क्योंकि एक दिन में जब इसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो एक दिन में ये लगभग 70 से 80 हज़ार अंडे दे सकती है। एक सेकंड में एक अंडा देती है। दीमक एक सामाजिक कीट है, एक सोशल इंसेक्ट है। क्यों? पहली बात, ये टर्मिटेरिया बनाकर रहती है, ये निवह कॉलोनी बनाकर रहती है। कॉलोनी में 4 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर अपने काम का बंटवारा करके अच्छे से जीवन यापन करते हैं। ये आपको लिख कर आना है। तो लेबर डिवीजन देखने को मिलता है, काम का बंटवारा देखने को मिलता है, श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी, ये चारों अपना अपना काम बांटकर जिंदगी बसर करते हैं। इसमें 4 मेंबर होते हैं, राजा रानी, वर्कर और सोल्जर। सबसे ज़्यादा नंबर वर्कर का होता है, 80 to 90%। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। जो सोल्जर होते हैं उनके माउथ पार्ट मॉडिफाइड होते हैं। राजा और रानी रिप्रोडक्टिव कास्ट में आते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, कॉलोनी का नंबर बढ़ाते हैं। इससे पहले अपने 6 इंसेक्ट कर लिए। 3 थे खरीफ क्रॉप इंसेक्ट और 3 अपनों ने कर लिए रबी क्रॉप इंसेक्ट। रबी क्रॉप इंसेक्ट में अपनों ने कौन कौन से किए? ग्राम पोर्ट बोरर, व्हीट स्टेम बोरर और उसके बाद मस्टर्ड का एफिड कर लिया अपनों ने। अब ये जो दीमक आया है वो रबी या खरीफ क्रॉप इंसेक्ट नहीं है, वो हर फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ घरों में भी जो फर्नीचर होता है, वुडन फर्नीचर होता है, गेट खिड़कियां जो बने होते हैं लकड़ी के, उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। मोटी मोटी बात ये है कि जिस चीज़ में सेल्लोज होगा ये उसको डैमेज कोज करेगा। सेल्लोज पेड़ पौधों में होता है, उसी से लकड़ी बनती है, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं। तो फसलों में भी ये नुकसान करते हैं और घरों में फर्नीचर के अंदर भी तबाही कर रहे हैं। आपको याद रखना है, जो वर्कर और सिपाही हैं वो पूरी तरह से मैच्योर होने में 6 महीने का टाइम लगाते हैं, जबकि राजा रानी को पूरी तरह से मैच्योर होने में 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से एक साल में एक ही जनरेशन तैयार हो पाती है। मैनेजमेंट में कभी भी अपने को ग्रीन मैन्योर और डंग मैन्योर, गोबर की खाद और हरी खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है और ये दोनों ही दीमक को आकर्षित करते हैं। केमिकल मैनेजमेंट में ये याद रखना है, गेहूं के बीजों की बुआई के 24 घंटे पहले क्लोरपाइरीफोस BCC या क्यूनेलफोस 25 cc 400 ml मात्रा को 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल की दर से उपचारित करने से कीट का प्रकोप नहीं होता है। ये सीड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, याद रखना है। और अगर अपने पौधे लगा रहे हैं तो उन गड्ढों में मेलाथियन डाल देंगे, तनों पर मेलाथियन का स्प्रे करेंगे। अगला है खपरा भृंग, खपरा बीटल। इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जो कि स्टोरेज इंसेक्ट है। ये फसलों में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो खड़ी फसलें होती हैं खेत में, ये तबाही नहीं करेगा। जब अपने दाने निकाल लाएंगे, घरों में स्टोर कर रखा है, मंडियों में स्टोर कर रखा है, बोरियों में अपनों ने भर के रखा हुआ अनाज को, तो उस अनाज को डैमेज कोज करने के लिए आएगा खपरा बीटल, खपरा भृंग। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसके बाद इसका ऑर्डर दे रखा है कोलियोप्टेरा क्योंकि भृंग बनता है, बीटल बनता है, और कुल है डर्मिस्टिडी। याद क्या रखना है, ये दानों को नुकसान करता है। दानों का जो भ्रूण होता है
एम्ब्रायो होता है, उसको खा जाते हैं, जर्मिनेशन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, सीड की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। और कुछ भी लिख कर आ सकते हैं जो अपने घरों में स्टोर करके रखते हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, चना, पोस्त, दालें, पिस्ता और ड्राई फ्रूट, सबको नुकसान करता है। याद रखना है कि एक साल में इसकी 4 से 5 पीढ़ियां चलती हैं। मैनेजमेंट में कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, वेल नोन चीज़ें हैं। जहाँ पर अपने स्टोर करेंगे वहाँ का एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। क्रैक्स पड़े हुए हैं दीवारों में तो उनको भर देना चाहिए, वरना खपरा आ सकता है, अंडे दे सकता है वहाँ पर। जब भी अपने बीजों को स्टोर करें, दानों को स्टोर करें, तो पहले हल्की धूप दिखाएं उनको। उनके अंदर जो मॉइस्चर का परसेंटेज है, नमी की मात्रा है, उसको 8 to 10% तक कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर मॉइस्चर रहेगा दानों में तो वो जो मॉइस्चर है, नमी है, वो अट्रैक्ट करती है खपरा को। ये सब वेल नोन चीज़ें हैं। केमिकल मैनेजमेंट अपने को याद रखना है, दो इसमें केमिकल याद रख लो, EDCT और EDB। EDB इथाइलिन डाइब्रोमाइड और EDCT इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों क्या फ्यूमिजेंट है, धूमक है, दम घोट कर मारते हैं, ये यूज़ करना है। अगला है बेर का फ्रूट फ्लाई, बेर की फल मक्खी। साइंटिफिक नेम कार्पोमिया वेसुविना, ऑर्डर है डिप्टेरा और जो फैमिली है टेफ्राइटिडी है। और जो मक्खी होती है उसका कलर है पीला भूरा, और उसके थोरेक्स वाले पोर्शन में अपने को वर्टिकल पट्टियां दिखाई देती है भूरे रंग की। यहां पर दे रखा है मैगट। मैगट क्या चीज़ है? किसी भी मक्खी और मच्छर का जो लेगलेस लार्वा होता है, जिनके पाँव नहीं होते, मक्खी और मच्छर का जो लार्वा होता है उसको मैगट बोलते हैं। और ये बेर की दो स्पीसीज है, उनको नुकसान करती है, जिजीफस मोरिशियाना और जिजीफस जुजुबा। यहाँ याद रखना है कि एक फल में 18 मैगट तक पाए जा सकते हैं। ये फल के अंदर अपने अंडे देती है और अंडों से निकलते मैगट, जिनको लार्वा बोला गया। तो एक फल से कितने मैगट निकल सकते हैं? 18 मैगट। और ये अपना सबसे छोटा लाइफ साइकिल जी सकती है 24 दिनों का। जब इसको लगता है कि आफत आने वाली है, प्रेडेटर घूम रहे हैं खाने के लिए, तो अपना लाइफ साइकिल बड़ी जल्दी पूरा कर लेती है 24 दिनों में। और एक साल में 2 से 3 पीढ़ियां तैयार हो सकती हैं। मैनेजमेंट में क्या करना है? निराई गुड़ाई चलती रहती है। निराई गुड़ाई करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर प्यूपा स्टेज वगैरह चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो कंटामिनेटेड फ्रूट हैं, जो ख़राब फ्रूट है जो नीचे गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा करके पशुओं को खिला देना चाहिए। पशुओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे। केमिकल मैनेजमेंट में मिथाइल डाइमेटोन और डाइमिथोएट में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है अनार की तितली, पोमेग्रेनेट बटरफ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स या ड्यूडोरिक्स विरेकोला। दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है और जो इसकी फैमिली है वो लाइकेनिडी है। याद क्या करना है? मेल जो तितली होती है, मेल बटरफ्लाई जो होती है, क्योंकि ये बटरफ्लाई है तो मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, तो मेल जो बटरफ्लाई होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, शार्प नीले कलर की होती है। और जो फीमेल होती है वो डस्टी भूरे से रंग की होती है। ये अनार के साथ साथ सेब, बेर और सिट्रस फ्रूट, अमरूद, इन सब को भी हानि पहुंचा सकती है। लाइफ साइकिल दे रखा है। लाइफ साइकिल में अपने को याद रखना है कि इसकी जो प्यूपा स्टेज है वो 7 से 34 दिनों तक चलती है। और एक साल में 4 पीढ़ियां तैयार हो सकती है। मैनेजमेंट दे रखा है। मैनेजमेंट में अपने फलों को ढक सकते हैं। आजकल पॉली बैग आते हैं, नेट आता है, उससे अपने ढक सकते हैं, तो ये तितली उस पर बैठ नहीं पाएगी। बैठेगी नहीं तो अंडे भी नहीं दे पाएगी, अंडे नहीं दे पाएगी तो नुकसान भी नहीं होगा। बड़ा सवाल क्या है यहाँ अपने को जो याद रखना चाहिए कि अनार की तितली अंडे कहाँ देती है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि फूलों के कैलिक्स पर या छोटे फलों पर देती है। तो ऑप्शंस आए
और उसमें छोटे फल और कैलिक्स लिखा हो तो कैलिक्स पर टिक करके आएंगे। अगर कैलिक्स ना दिया हो, छोटे फल दिया हो, तो छोटे फलों पर टिक करके आएंगे। कैलिक्स क्या होता है? बाह्य दलपुंज को कहते हैं, जो फूल का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट। फिर है केमिकल मैनेजमेंट। इसमें डाइमिथोएट और वो क्विनेल फोर्स अपने यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी रैपिडली मैंने इस चैप्टर को ख़त्म किया है और उन जुगाड़ू लोगों के लिए कुछ मार्क्स का बंदोबस्त हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।